morning student. Welcome to SGI online class 7 पार्ट 2 वर्ण विचार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा में पार्ट 2 वर्ण विचार को समझाऊंगी। सबसे पहले वर्ण अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे दिव्या ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य के विभिन्न शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से है। वर्ण विच्छेद क्या है? कोई शब्द है, उसके प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना। जैसे द प्लस ई प्लस वा प्लस या प्लस आ। बच्चों, दा के नीचे हलंत लगा है, अर्थात दा से ए की मात्रा अलग हुई, उससे स्वर अलग हुआ। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ण में यहाँ पर इस तरीके से है, परंतु बा में हलंत लगने के बाद कोई स्वर बाहर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आधा वा है। तो यहाँ पर वा पे हलंत लगाने से वा आ की ध्वनि अलग हो गई। ने ना प्लस ए ने पुस्तक। पा प्लस उ प्लस शा प्लस दा प्लस आ प्लस का प्लस आ। इन 7 वर्णों को जोड़ने पर शब्द बना आपका पुस्तक। इसके बाद पढ़ी। पा प्लस आ प्लस रा प्लस ई। इन शब्दों को अर्थात ये चारों जो वर्ण है इनको जोड़ने पर आपका शब्द बना पढ़ी। भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण प्लस माला, अर्थात वर्णों की लड़ियां या कड़ियां, अर्थात पंक्ति। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर। अब स्वर क्या है? स्वर के वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ आदि स्वर हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। हर्ष स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा एक होती है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। अर्थात उन्हें बोलने के समय ध्वनि बहुत कम लगती है, तो वे स्वर कौन से हुए? हर्ष स्वर। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये शब्द जो है हर्ष स्वर में आते हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात जिनकी बड़ी मात्रा होती है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अर्थात इन्हें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे कौन से हैं वो वर्ण? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, आओ। ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर। इसके बाद है पुरुष स्वर। पुरुष स्वर क्या है? इस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसके आगे 3 का अंक लगाते हैं। इस स्वर का प्रयोग ओम शब्द में देखने को मिलता है। ओम शब्द में ओ प्लुत स्वर है। क्यों प्लुत स्वर है? क्योंकि जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते, ओ में लगने वाली ध्वनि 3 गुना होती है, अर्थात हर्ष स्वर से 3 गुना तेजी से हमें स्वर का उच्चारण करना पड़ता है, इसलिए ओ प्लुत स्वर हुआ। अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं
और ना ही व्यंजन। इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी भी स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है। इसी कारण से इनको अंग, अंग, आहा लिखते हैं। अनुस्वार, अंग की बिंदी। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे मंगल, बंदर, बंधन आदि। जो ये अनुस्वार की चिन्ह लगा हुआ है, इसको जब हम बोलते हैं तो ध्वनि हमारा उच्चारित नाक के माध्यम से होती है। अनुनासिक, चंद्र बिंदु। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे हंसना, आंख आदि। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह है आहा। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ हा की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप बिंदु, दो बिंदु के रूप में होता है, जैसे अतः, दुख आदि। इसके बाद है हलंत। हलंत क्या है? स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर उसके नीचे एक तिरछी रेखा, जो ये हलंत शब्द कहते हैं, इसे तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है, जैसे चिन्ह, जैसे चिन्ह। अब मैं इसे पुनः दोहराऊंगी कि अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे दिव्या ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में विभिन्न शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से है। दिव्या, द प्लस ई प्लस वा प्लस या प्लस आ, अर्थात इन 5 शब्द वर्णों को जोड़ने पर एक शब्द क्या बना? दिव्या। ने, ना प्लस ए, शब्द बना आपका ने। पुस्तक, पा प्लस उ प्लस शा प्लस ता प्लस आ प्लस का प्लस आ, अर्थात इन 7 वर्णों को जोड़ने पर शब्द आपका क्या बना? पुस्तक। पढ़ी, प प्लस आ प्लस रा प्लस ई, इन शब्दों के योग से शब्द बना आपका पढ़ी। भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे वर्ण, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण प्लस माला, अर्थात वर्णों की लड़ी या पंक्तियां, इसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर अर्थात स्वर और व्यंजन। तो स्वर के कितने भेद हुए? 3। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा 1 होती है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात इसकी बड़ी मात्रा होती है, तो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हर्ष स्वर में छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे। और दीर्घ स्वर में क्या हुआ? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ए, आई, ओ, ये शब्द क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। पुलुत स्वर, इस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, अर्थात इसको बोलने में दोनों से अधिक समय लगा। इसके आगे 3 का चिन्ह लगाते हैं। इस स्वर का प्रयोग ओम शब्द में देखने को मिलता है। ओम में ओ प्लुत स्वर है। आयोगोवः, ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन।
इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। किसी स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है। इसी कारण इनको अंग अंग आह लिखते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार के एक बिंदु पर अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे मंगल, बंदर, बंधन आदि। अनुनासिक, अनुनासिक में इसकी चंद्र बिंदु मात्रा होती, तो अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे हंसना, आंख आदि। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग की दो बिंदु होती हैं। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप दो बिंदु के रूप में होता है, जैसे अतः, दुख आदि। हलन, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर इसके नीचे एक तिरछी रेखा, तिरछी रेखा जो हलंत का सूचक है, लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है, जैसे चिन्ह। बच्चों, हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन 33 होते हैं। आपके अयोग्यवह 4 अक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। Hello student, have a wonderful morning to one you all. I welcome you on this video lecture class. Student, in our previous lecture, we were studying the chapter A Chase of Cheers. A Chase of Cheers, and in this chapter, there is an interesting story that is related to Mr. Vikram, Uncle Badrinath. There is also a character Jaggu and Balvinder Singh. These are the characters that we discussed yesterday. These are in this story, and we had completed the story till 3 or 4 paragraphs. So I just want to memorize you the story. What was the last story? As Mr. Vikram came to Uncle Badrinath's office and he asked him to get my car back anyhow. It means you have to do anything for to get my car back. आपको कुछ भी करना है मेरी कार वापस लाने के लिए. And they all four started running, started chasing to that car. And Vikram, Mr. Vikram started crying as he saw his car, and he said, my car, cried Vikram, get my car at any cost. Vikram was saying, this is the statement of Mr. Vikram, he was saying, get my car back at any cost. किसी भी कीमत पर मेरी कार वापस लेकर आइए. Be quiet please, Uncle Badrinath calmly said. Calmly means silently. Uncle Badrinath ने कहा शांत रहो. This is not the time to shout. चिल्लाने का समय नहीं है. You will get your car, of course. You will get your car, of course. वास्तव में, it means really, तुम्हें अपनी कार मिलेगी. सरदार जी, he whispered to Balvinder Singh. Whisper means spoke silently, फुसफुसाना. उन्होंने बलविंदर सिंह, who was driving the car, उनके कान पर कुछ कहा silently, यानी बिल्कुल धीमे से. A little more speed please. बोला थोड़ी और ज्यादा स्पीड करो. Get me within firing range, ताकि मैं फायर कर सकूं, so that I can shoot. Then leave the matter to me. And after this, you have to leave all the matters upon my shoulders. बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ देना.
Uncle Badrinath fired again and again. Suddenly the car stopped. So as Mr. Balvinder got the car in a more speed, Uncle Badrinath started shooting again and again, and the car stopped. And the car stopped. Vikram opened the door of the taxi and rushed towards his car. उसने तुरंत ही अपने टैक्सी का डोर खोला और अपनी कार की तरफ भागा. He was keen to get back his car and also catch hold of the notorious thief. Notorious means a person who is known for his bad work. कुख्यात व्यक्ति, जो बदनाम इंसान होता है, notorious. The notorious is a person who is known for his bad deeds, अपने बुरे कामों के लिए. So Vikram was very keen. Keen means eager. बहुत उत्सुक था अपनी कार को पाने के लिए, और किसके लिए कि वो notorious person, वो चोर भी पकड़ा जाए. But Billu was a cunning fellow. Cunning means चालाक, clever. वो बहुत ही clever person था. He opened the door of his car in a split second. यानी एक सेकंड भी नहीं हुआ था, उसने कार का दरवाजा खोला और he ran away from there. Ran like a rabbit. Like a rabbit he ran from there and vanished means disappeared. Vanished means disappeared. अदृश्य हो गया. कहाँ पर? Behind a vast jute mill godown. वहाँ पर एक बहुत बड़ी जूट मिल थी, वास्ट बहुत बड़ी सी. तो वहाँ पर वो जाकर के क्या हुआ? अदृश्य हो गया. Uncle Badrinath ran behind him, but the sly fellow was faster. वो जो cunning fellow था, जो clever fellow था, witty person था, he disappeared. He was not able to see. वो कहीं पर गायब हो गया because his speed was faster than Uncle Badrinath's speed. He ran like a rabbit. Uncle Badrinath, he had no more bullets in his revolver, so he gave up. Because he had no more bullets, उनके पास अब bullets भी नहीं थी उनकी revolver, so that he can shoot that person. So he gave up. He left that person. Came back. Sorry, I could not catch the thief. मैं चोर को नहीं पकड़ पाया. He told Vikram. He informed Vikram. The old man had just completed inspecting his car. Old man means Uncle Badrinath had just completed the inspection of this car. Anyway, I have recovered your car. मैंने तुम्हारी कार तुमको दे दी, recover कर दी. Which was my job. It was only my job. Now pay my 1,000 rupees and the taxi fare. अब मेरी फी जो तुमने बोली थी ना, you have to get my car back anyhow. I will pay the fee whatever you want. जितनी भी फीस तुम चाहते हो उतनी फीस मैं तुमको दूंगा. So as your word, as you have promised to pay me whatever I want, so pay my fee 1,000 rupees and the taxi fare और taxi का किराया. I want to get back to my office in the same taxi. Balvinder Singh की जो taxi है उसी में मैं वापस ऑफिस जाऊंगा. You feel my foot. Vikram suddenly burst out. विक्रम अचानक चिल्लाने लगा. My foot means क्या? तुम्हारी फीस. विक्रम suddenly चिल्लाने लगा. You have damaged my car beyond repair. तुमने मेरी कार तो बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दी है. See the tires. See the tires of this car. The glass of this car. Hood of the front structure of the car. It had been smashed. पूरा टूट गया है, ब्रोक हो गया है. What will I do with this junk? इस कूड़े का मैं क्या करूँगा? What will I do with this junk? मैं इसका क्या करूँगा? One must try always to catch a thief. हमने कोशिश तो करी थी. One must try to catch all the thieves. Uncle Badrinath argued. बोले and recovered lost property. And we also tried to catch a thief, and we also tried to recover the property that you have lost. I did not want to catch the thief. It means Uncle Badrinath is saying that हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसको thief को, जो notorious thief है, उसको
फाइंड आउट करने की, देन आफ्टर दैट पर्सन विल कम टू रिकवर योर लॉस्ट प्रॉपर्टी। जो तुम्हारी ये लॉस्ट प्रॉपर्टी हो गई है, जो तुम्हारी ये कार डैमेज हो गई है, तो दैट पर्सन विल रिकवर दिस, दैट पर्सन विल रिकवर दिस। आई डिड नॉट वांट। विक्रम shook his head vigorously, यानी क्रोधित होकर फुल एनर्जी में वो बोलता है कि मुझे आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ चोर को पकड़ा जाए। आई ओनली वांटेड बैक माय कार, मैं सिर्फ चाहता था कि मेरी कार वापस आ जाए, नॉट जंप। इस तरीके की नहीं जिस कंडीशन में आई है। व्हाट आई विल डू विद दिस, मैं इसका क्या करूंगा। एंड यू वांट फी, एंड यू आर आस्किंग फी, तुम फी मांग रहे हो मुझसे। I will file a suit against you, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। The next moment, the hefty Balwinder Singh pointed a finger. So this was an argument. This was the aggressive conversation that was going on between Uncle Badrinath and Mr. Vikram. That was going on continuously. They both were annoyed. They both were very angry because Uncle Badrinath was asking his fee to Mr. Vikram. And why was Mr. Vikram annoyed? Mr. Vikram was annoyed because his car was totally damaged. His car was totally damaged. That's why he got annoyed. Was got annoyed at Uncle Badrinath. Hefty Balwinder. Hefty means बहुत ही स्पीड में जो चलाने वाला था बलविंदर, उसने फिंगर से पॉइंट आउट किया अपनी टैक्सी के मीटर को और बोला, प्लीज पे माय फेयर, कृपया मेरा किराया दे दीजिए बाबूजी सर। इट्स 4000, कितना हुआ? 450 रुपीज, 450 रुपीज एंड 45 पैसे। कितना? 450 रुपीज एंड 45 पैसे। He said and added with a Myself Rakesh Kumar, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में क्लास 7 हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.1 तक आपने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर पहला है, पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में से घटाओ। तो इसमें पार्ट है आपके, एक पार्ट है। पार्ट में कुछ ऐसे लिखा है जैसे फर्स्ट पार्ट सभी एक जैसे हैं, उनसे फर्स्ट पार्ट में है 3/8 कामा 5/8 5/8। तो ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में ये लिखा हुआ है पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में से घटाइए, इसमें से इसको घटाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे हल 5/8 माइनस 3/8 बराबर। अब दोनों संख्याओं का हर समान है, अतः हम एनी 8 किसी एक 8 को लिखेंगे। तो 5 माइनस 3 बराबर 2/8। अब ये दोनों में अंश और हर दोनों में 2 से भाग चला जाता है, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 बराबर 1/4 और ये आंसर प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसका हम फिफ्थ पार्ट और बता रहे हैं आपको। फिफ्थ पार्ट में है 1/4 कामा माइनस 3/8। अब ध्यान ये रखना है कि हमको पहली संख्या को दूसरी में घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो इसका भी हल देखिए जरा, -3/8 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू, एलसीएम नोट करेंगे 8 और 4, एलसीएम आप 8 एंड 4 8, 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक तक 8 होगा। 8 से भाग 8 में देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा -3 से करेंगे तो -3 रहेगा और फिर से माइनस लगाएंगे। 4 का भाग 8 में देंगे, 4 दूनी 8 और 2 का गुणा 1 में कर
देंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर -5/8। ये आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग सेम ऐसा ही है, मान ज्ञात करना है। तो इसमें हैं आपके पार्ट, इसमें भी एक पार्ट है, तो पहला और पांचवा इसका भी बता दूं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 2/3 2/3 माइनस 3/5 3/5। अब हमको इसे सॉल्व करने के लिए हल करना है, सॉल्व करना है, सरल करना है, सरल करें। सरल करने के लिए हमको 3 और 5 का सबसे पहले एलसीएम चाहिए, यानी एलसीएम ऑफ 3 and 5। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 बचे 15, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से भाग देंगे 15 में, 3 बचे 15, 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, माइनस 5 तिहाई 15, 3 तिरका 9, बराबर 10 में से 9 को घटा लेंगे, चूंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, 1/15 और ये आपको आंसर मिल गया। इसी का फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में है -3/-3/-8 -2/7। इसको भी सॉल्व करने के लिए तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 3/8 और माइनस और ये माइनस है तो यहाँ प्लस में चेंज हो जाएगा 2/7 इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या हो गया 8 सत्ते 56 56 हो गया, 8 सत्ते 56 7 त्रिका 21 और प्लस 7 अट्ठे 56 8 दूनी 16, 21 और 16 को जोड़ देंगे तो 37 हो गया और बटे 56 और ये आपका आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम है, लिखित है। दो संख्याओं का योग 5/9 है, यदि उनमें से एक संख्या 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम पहले इसमें मान लेंगे, माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर x, तब योगफल क्या है हमारे पास 5/9, संख्या 1 है तो x प्लस 1/3 बराबर 5/9, यानी 1/3 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 5/9 हो जाए, तो हमें इस 1/3 को लिखा से अब 1/3 को दाईं तरफ ले जाएं तो x बराबर क्या हो सकता है 5/9, दाईं साइड में जो लिखा था उसको पहले लिख दिया, इसको अब हमें दाईं साइड में ले जाना है तो प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए 9 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो 9 हो गया, 9 से भाग देंगे 9 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 और -3 से देंगे तो 3 का 9, 3 एकम 3 और बराबर 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2/9 आंसर मिल गया, यानी दूसरी परिमेय संख्या बराबर 2/9। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग -1/3 है, यदि एक संख्या -12/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, केवल डिजिट चेंज है तो आप इसको कर सकते हैं।
पांचवें में है दो संख्याओं का योग -4/3 है। यदि एक संख्या -4/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है और इसमें आंसर आपका 0 हो जाएगा। फिर 6 नंबर है दो संख्याओं का योग -8 है। यदि एक संख्या -15/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, वैसे है ऐसा ही। तो हमने मान लिया इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्वेश्चन नंबर 6 में दो संख्याओं का योग हमारे पास -8 है। एक संख्या -15/7 है तो हमने मान लिया माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। तो x योग करना है तो x प्लस -15/7 बराबर -8 हमने मान लिया माना दूसरी संख्या बराबर x। तो दोनों संख्याओं का योग -8 है तो x प्लस -15/7 बराबर -8। तो इसके नीचे भी हमको अब इसका साइड चेंज करके इधर तो x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर दाईं तरफ की संख्या पहले लिखेंगे -8 और अब -15/7 का साइड चेंज करके इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। चूंकि निगेटिव है तो 15/7 अपान 1 कर दें और इसमें एलसीएम क्या हो गया 7। 1 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 में 7 का गुना -8 से करेंगे तो -56। 7 का भाग 7 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुना 15 में करेंगे तो +15 यानी x का मान आ गया। अब बराबर 56 में से 15 को घटा देंगे तो 6 में से 5 कम करेंगे तो बच गया 1 और 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 बच गया। लेकिन 56 बड़ी संख्या है तो इसी का चिन्ह आएगा तो -7 हो गया। अब अगर इसको चाहें तो हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं तो 7 पंचे 35 माइनस पहले लगा देंगे, 7 का भाग 41 में लेंगे तो 7 पंचे 35 5 और रिमाइंडर यानी 6/7 और ये आपका आंसर मिल गया। शायद आपको आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है -7/8 में क्या जोड़ें ताकि 5/9 प्राप्त हो जाए। तो क्या जोड़ें फिर इसमें उसमें भी ऐसे करें माना संख्या जोड़ने बराबर x तो हो जाएगा -7/8 प्लस x बराबर 5/9। बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है -5/11 में क्या जोड़ें ताकि 26/33 प्राप्त हो जाए। तो इसको 7 और 8 बिल्कुल सेम है तो 8वां नंबर देख लीजिए। तो माना जोड़ने वाली संख्या बराबर x, माना जोड़ने वाली संख्या बराबर x तो हो गया -5/11 में क्या जोड़े तो -5/11 और प्लस x बराबर क्या प्राप्त हो जाए 26/33। तो x का मान ज्ञात करना है तो इस 5/11 को उस तरफ ले जाए तो x बराबर 26/33 और चूंकि माइनस की है तो इस तरफ आएगी तो प्लस में हो जाएगी और 5/11 तो x बराबर एलसीएम क्या होगा 33 से भाग देंगे 33 से कम 33 26 हो जाएगा और प्लस 11 33 3 बार गया 3 बचे 15 तो x बराबर 15 और 26 को जोड़ देंगे तो होगा 41/33। अब इसको भी हमें मिश्र भिन्न में लिख देना चाहिए तो 33 एकम 33 और 8 41 तो 33 सही 1 सही 8/33 ये आपका आंसर हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल सेम ऐसे ही है -5/7 में क्या जोड़ें ताकि -2/3 प्राप्त हो जाए। 10 नंबर -5/7 में से क्या घटाया जाए
कि 5/6 प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, चूंकि अब इसमें घटाने वाला आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, -5/3 में से क्या घटाया जाए। तो माना x घटा दिया जाए, माना घटाने वाली संख्या बराबर, घटाने वाली संख्या बराबर x। तब देखिए क्या घटा दिया जाए, -5/3, -5/3 माइनस x बराबर 5/6, 5/6, यानी इस संख्या में -x को घटा दिया जाए। तो हमें +x का मान चाहिए, -x का नहीं। तो x को हम दाईं तरफ ले जाए, 5/6 को इधर लाएं, तो -5/3, और इसको इस तरफ लाएंगे तो -5/6 बराबर x को उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 6, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, तो -10 हो गया, -6 एकम 6 5 हो गया, बराबर x -15/6 बराबर x। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो x बराबर आ गया -5/2 या -2 दूनी 4, 1/2। ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, यानी क्वेश्चन नंबर 22.2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ज्योग्राफी पार्ट 2 पृथ्वी क्लास 7 में आपको चट्टान के बारे में बताया था, चट्टान और चट्टानों का वर्गीकरण। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि चट्टानें, आगले चट्टान के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो आज मैं नेक्स्ट रूप के बारे में बताने जा रही हूँ, कायांतरित चट्टान। तो बच्चों वे चट्टानें जो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनी होती हैं। तो इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है बच्चों, अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण होता है। ये चट्टानें क्या होती है बच्चों, अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनती हैं। कायांतरित चट्टानें तापमान, दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप, बनावट, कठोरता एवं खनिजों का रूपांतरण हो जाने के परिणाम स्वरूप बनती हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कायांतरित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन। तो कायांतरित का क्या मतलब अर्थ होता है बच्चों, स्वरूप में परिवर्तन होना। रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समय के शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। तो जिन चट्टानों का निर्माण अन्य चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, कायांतरित चट्टानें कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, इन चट्टानों के निर्माण पर ताप व दबाव का विशेष प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इसमें पाए जाने वाले जो जीवाश्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट
जो ठोस पदार्थ जो हमारे नष्ट हो जाते हैं उनके निक्षेपण से, उनके बचे कुचे से जो बनी हो, और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से जो निर्मित हो। तो यद्यपि अवसादी शैल भूपर्वती के पूरे आयतन का केवल 5% भाग ही है, किंतु तो भी पृथ्वी के स्थल मंडल के 75% भाग को क्या करते हैं, ये घेरे हुए हैं। क्योंकि ये चट्टानें क्या है, आग्नेय चट्टानों की तुलना में बहुत कम है, किंतु पृथ्वी के धरातल पर क्या है बच्चों, विस्तृत रूप से फैली हुई है। तो अवसादी शैल उन पदार्थों से बनते हैं जिन्हें अनाच्छादन जैसे प्रवाहित जल, हिम नदी, वायु निम्न प्रदेशों में एकत्रित होते हैं। इन्हीं अनाच्छादित पदार्थों को बच्चों क्या कहते हैं, तलछट कहते हैं। यह तलछट परत दर परत एक दूसरे पर जमा हो जाते हैं और अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो इन चट्टानों की क्या विशेषता होती है, परतदार चट्टानें भिन्न भिन्न रूपों की होती हैं और छोटे बड़े भिन्न भिन्न कणों से निर्मित होती हैं। तो ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं ये भिन्न भिन्न रूपों की होती हैं और छोटे बड़े कणों से क्या होती है बच्चों, ये निर्मित होती हैं। इनमें बहुत सी परतें अथवा स्तर होते हैं जो क्या होते हैं, एक के ऊपर एक समतल रूप में जमा होते हैं। इन परतों की विशेषता ही इन चट्टानों को आग्नेय चट्टानों से क्या करती है, अलग करती है। इन चट्टानों में क्या पाए जाते हैं बच्चों, इन चट्टानों में वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं, इनमें लवे नहीं होते हैं। ये चट्टानें अपरदन से शीघ्र प्रभावित हो जाती हैं और इन चट्टानों में क्या होता है बच्चों, जोड़ तथा संधियां पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जोड़ तथा संधियां पाई जाती। तो ये हमारी क्या हो गया, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं होंगी। तो बच्चों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि चट्टान क्या होती हैं, जो शैलीय चट्टानें जिससे भूप्रवृत्ति का निर्माण होता है वो क्या हमारी कहलाती है, चट्टान कहलाती है। ये ग्रेनाइट की भांति कोमल भी होती है और मिट्टी की भांति कठोर भी होती है। इनका वर्गीकरण क्या होता है, आग्नेय चट्टान, कांक्रीट चट्टान, अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है, पृथ्वी के अंदर लावा के जमा होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों का जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बहुत अधिक होता है, तापमान बहुत अधिक होने से क्या होने लगता है बच्चों, कि दरार पड़ जाती है प्लेटों में और धरातल की ओर क्या कहते हैं, ये बढ़ने लगता है। और जब लावा बाहर आ जाता है तो बाहर आकर वो क्या हो जाता है, धरातल में ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर की चट्टानों का निर्माण कर देता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कर देता है। दूसरा हमारा जैसे मैंने बताया था कांक्रीट चट्टानें। कांक्रीट चट्टानें जैसे मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को कि कांक्रीट चट्टानें क्या होता है, अन्य चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन करने के पश्चात जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कांक्रीट चट्टानें कहते हैं। और लास्ट हमारी है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों में क्या होता है, जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं, जोड़ तथा संधियां पाई जाती हैं और इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। मतलब परत दर परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत करते करते ये चट्टानें बन जाती हैं। तो 3 तरह की ये चट्टानें होती हैं। बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं शैल चक्र, शैलों का बनाने का कैसे प्रोसेस है, शैल चक्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए अब चित्र में भी देख सकते हैं आग्नेय चट्टान सबसे पहले, जिसको कि हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं। मौसम और अपरदन, फिर अवसाद हो रहा है, आच्छादन और सौंदर्यीकरण, फिर तलछटी शैलों का निर्माण हो रहा है, ऊष्मादाब और तनाव हो रहा है, कांक्रीट चट्टानें, द्रवण, मैग्मा, कोडिंग और क्रिस्टलीकरण एंड देन ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट। तो हम बात करते हैं शैल चक्र का संबंध चट्टानों के स्वरूपीय परिवर्तन से है। तो शैलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रह पाती हैं, शैलों का रूपांतरण होता रहता है। जैसा कि मैंने बताया था कि कांक्रीट चट्टानें क्या होती हैं, जो अन्य चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप निर्मित होती हैं। तो शैलें जो होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, वो अपने मूल रूप में बहुत अधिक समय तक नहीं रहती हैं, उनका रूपांतरण होता रहता है, उनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बच्चों, शैल चक्र? शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन
प्राथमिक शैलें कहा जाता है। मतलब इन्हीं के निर्माण पर अन्य शैलों का निर्माण निर्भर करता है। आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें हैं तथा अन्य शैलें कौन सी है बच्चों? हमारी अवसादी शैल, कायंद्रित शैल, इन्हीं प्राथमिक शैलों से निर्मित होती है। जितनी भी ये चट्टानें हैं, तलछटी शैलें, अवसादी शैलें, ये हमारी किससे निर्मित होती है? आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती है, क्योंकि आग्नेय शैल हमारी क्या है? प्राथमिक शैल है। तो आग्नेय शैलों के अनाच्छादन के फलस्वरूप देखिए, अब जैसे आग्नेय शैल है, मौसम और अपर्दन हुआ जिससे अवसाद हो रहा है। अवसाद होने से क्या हो रहा है बच्चों? अनाच्छादन हो रहा है। शैलें क्या हो रही है? अनाच्छादित हो रही है। कि मौसम और अपर्दन होने से, अपर्दन क्या होता है? अपर्दन जैसे तेज जल के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा, तेज वायु के द्वारा क्या होने लगा है? अपर्दन होने लगा है। अपर्दन होने से क्या हो रहा है बच्चों? अवसाद हो रहा है। अवसाद होने से क्या हो रहा है? अनाच्छादन और सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो आग्नेय शैलों के अनाच्छादन के फलस्वरूप क्या होता है बच्चों? अवसादी शैलों का निर्माण होता है। किस शैलों का निर्माण होता है? अवसादी शैलों का निर्माण होता है। और तथा अत्यधिक ताप का दबाव के फलस्वरूप क्या होता है बच्चों? कांतित चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, अनाच्छादन के फलस्वरूप क्या होता है? अवसादी शैलों का निर्माण होता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत अधिक ताप और दबाव के कारण क्या होता है बच्चों? कांतित चट्टानें निर्मित होती हैं। तो कांतित चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय व कांतित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों और कांतित चट्टानों के प्राप्त अंशों से किन चट्टानों का निर्माण होता है बच्चों? अवसादी शैलों का निर्माण होता है। तो मतलब एक दूसरे पर निर्भर है। कुल मिलाकर सबसे आग्नेय चट्टानों के निर्माण पर ही अन्य चट्टानों का निर्माण निर्भर करता है। तो अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है बच्चों? जब अवसादी शैलों का निर्माण होता है तो अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा ये अवखंडित अवसादी शैलों के निर्माण के स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें हमारी कौन कौन सी होती हैं? निर्मित भूपृष्ठीय शैलें, निर्मित भूपृष्ठीय शैलें हमारी हैं आग्नेय शैल, कांतित शैल और अवसादी शैल। प्रत्यावर्तन के द्वारा क्या हो जाता है बच्चों? ये सभी शैलें प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर चली जाती है। और आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बहुत अधिक होता है। तो तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है? ये शैलें पिघल जाती हैं। शैलें पिघल कर क्या हो जाती है बच्चों? नष्ट हो जाती हैं और मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। तो मैग्मा सभी शैलों का मूल स्रोत है। और मैग्मा जब धरातल के बाहर आता है तो वो जमकर क्या हो जाता है? चट्टान का निर्माण कर देता है। समझ आएगा? तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया शैल चक्र का। सबसे पहले आग्नेय शैल। आग्नेय शैल में मौसम और अपर्दन होने से क्या हो रहा है बच्चों? अनाच्छादन हो रहा है। आग्नेय शैलों के आग्नेय चट्टानों के अनाच्छादन से तलछटी शैलों का निर्माण हो रहा है। और अत्यधिक ताप और दबाव के कारण कांतित चट्टानें बन रही हैं। कांतित चट्टानों के प्रत्यावर्तन से कांतित चट्टानों से क्या हो रहा है? अवसादी शैलों का निर्माण हो रहा है। और अवसादी शैलों के द्रवण से क्या हो रहा है बच्चों? अवसादी शैलें के द्रवण से मैग्मा निकल रहा है। मैग्मा से क्या हो रहा है? कोडिंग और क्रिस्टलीकरण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या हो रहा है? चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारा पूरा क्या है? ये हमारा पूरा शैल चक्र है। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, मैं आपको चैप्टर फर्स्ट नए राजा और राज्य के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। मैं आज आपको चैप्टर सेकंड दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाऊंगी। दिल्ली सल्तनत, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो मोहम्मद यानी महमूद गजनी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। जिस आक्रमण मैंने उसने 1000 से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर 27 ईस्वी तक लगातार 26 बार आक्रमण किया। यानी भारत पर भारत पर 17 बार आक्रमण करने के बाद वह यहाँ बड़े भारत से पूरी तरह से वह धन संपत्ति तथा उन अनेक संपन्न राज्यों यानी नगरों पर आक्रमण करता था जो उसे संपन्नशाली दिखाई देते थे।
इस प्रकार उसने 1000 से लेकर 27 ईस्वी तक लगातार 17 बार आक्रमण किया, क्योंकि अरब माने अरब जो उस समय बहुत ही गरीब था, वह उस माने भारत से धन ले जाकर वहां पर विद्यालय, संग्रहालय, पुस्तकालय तथा कई मस्जिदों का निर्माण कराया। तो ये पता चलता है कि महमूद गजनी का भारत में आने का जो कारण था वह केवल धन लोलुपता थी, माने केवल भारत से अधिक धन ले जाना था। मोहम्मद गोरी के बाद माने मोहम्मद गोरी के यानी महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के बाद लगभग 150 वर्षों बाद भारत ने किसी भी बड़े आक्रमण का सामना नहीं किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महमूद गजनी के जाने के 150 वर्ष बाद हमारे भारत में किसी भी बड़े आक्रमण का माने कोई भी बड़ा आक्रमण नहीं हुआ। बड़े आक्रमण न होने से भारत क्या था, अपने आप में फिर से माने एक समृद्धशाली राष्ट्र हो गया था और यहाँ की जो व्यवस्था थी वह सुचारू रूप से चलने लगी थी। भारत में छोटे छोटे कई राज्य जैसे क्या था, राजपूत वंश, चौहान वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश, माने कई छोटे छोटे राजा जो अपने माने कई छोटे छोटे स्थानों पर राज्य कर रहे थे। परंतु महमूद गजनी के 150 वर्षों बाद भारत पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। उस समय पृथ्वीराज चौहान माने जो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, माने पृथ्वीराज चौहान के समय इसने भारत पर आक्रमण किया और भारत में सबसे पहला इसका 1191 माने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। परंतु पृथ्वीराज चौहान से एक भूल हो गई थी कि उन्होंने जो भी हमारे इंडिया का पंजाब का हिस्सा था, माने जो भी हमारे भारत का पंजाब का हिस्सा था, उसमें क्या थे, अरब से आए हुए क्रांतिकारी अपना स्थान जमा चुके थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को परास्त करने के बाद उन पंजाब में आक्रमणकारियों का सामना नहीं किया, जिससे जो भी वो आक्रमणकारी थे वह पूरी तरह से और भी भारत में रहकर समृद्धशाली हो गए थे। मोहम्मद गोरी परास्त होने के एक वर्ष बाद फिर से 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर से उसने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान पर दोबारा आक्रमण करने पर क्या था, कई छोटे छोटे राजा जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, जिससे अब वह एक समृद्धशाली सेना के साथ पृथ्वीराज को पराजित कर चुका था। और पृथ्वीराज को पराजित करने के बाद उसने कन्नौज के राजा जयचंद को भी 1194 ईस्वी में जयचंद को भी पराजित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के आने के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। तो सबसे पहले इस काल में राजपूत शासक थे, महमूद गजनी के बाद जो भी इस काल के राजपूत शासक थे, उन्होंने मुस्लिमों के साथ मिलकर व्यवसायों में वृद्धि की। इसको ये माना जाता है कि धीरे धीरे मुस्लिम भी क्या थे, व्यापार के माध्यम से आए और जितने भी यहाँ के राजपूत शासक थे उन्होंने इनके साथ मिलकर व्यवसाय यानी व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यवसाय के साथ साथ मुस्लिम साम्राज्य ने भारत के इन कमजोर राजाओं को धीरे धीरे हराकर भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश क्या था, गुलाम वंश यानी मोहम्मद गोरी ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, जिसका टाइम पीरियड जो था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है।
ममलूक शब्द यानी ममलूक शब्द जो है वो क्या है, माने ममलूक शब्द का अर्थ, माने ममलूक शब्द का अर्थ है गुलाम। माने ममलूक शब्द का अर्थ क्या है, गुलाम या अधीनस्थ। इसका मतलब ये है कि गुलाम वंश का मतलब था किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के माने गुलाम यानी गुलाम या सामान के रूप में काम करना, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश के सभी प्रमुख जितने भी शासक थे, इस गुलाम वंश के माने गुलाम वंश के जितने भी प्रमुख शासक थे, जैसे कौन था, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारे जितने भी शासक थे वो क्या थे, गुलाम थे। गुलाम थे यानी किसके, मोहम्मद गोरी के। माने मोहम्मद गोरी माने ये सारे जितने भी शासक इंडिया में थे वो सारे क्या थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। और मोहम्मद गोरी भी स्वयं गुलाम था, माने मोहम्मद गोरी जो था वो स्वयं भी गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की। माने कुतुबुद्दीन ऐबक माने मोहम्मद गोरी ने गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की माने यहाँ का राज्य देकर वह फिर से अरब लौट गया था। सुस्वागतम, मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, मैं आपको अपनी क्लास 7 हिंदी मीडियम के बच्चों को द्वितीय पाठा सत्यनिष्ठा पढ़ाने जा रही हूँ। ये पेज नंबर 15 पर आप देखें। बच्चों, आपकी बुक में यहाँ पर तृतीय पाठा लिखा हुआ है सत्यनिष्ठा। एक बार मैं और फिर से क्लियर कर रही हूँ कि एक चैप्टर की मिसिंग शो कर रहा है, चैप्टर नंबर गलत पड़ गया है। प्रथमा पाठा के बाद आपकी बुक में सत्यनिष्ठा पाठ जो है वो तृतीय पाठा लिखा हुआ है, तो वहां तृतीय पाठा ना होकर के द्वितीय पाठा होगा, ये करेक्शन कर ले। और आगे भी इसी तरह नंबरिंग हर चैप्टर की बढ़ाते जाए, ठीक है। तो ये सत्यनिष्ठा पाठ जो है वो चैप्टर 2 है, द्वितीय पाठा है। इस बात का ध्यान रखें, आप तृतीय पाठा नहीं लिखेंगे उसमें, वो मिसप्रिंट है आपकी बुक में, ठीक है। इसके पहले के 2 पैसेज आप पढ़ चुके हैं। 2 पैसेज का मैंने एक पैसेज बनाया था, एक ही संकेत में दोनों पैराग्राफ मैंने कवर किए थे। तो उसमें आप बच्चों पढ़ चुके हो कि महात्मा गांधी की सत्यनिष्ठा के बारे में आपने उसमें पढ़ा कि एक बार विद्यालय निरीक्षक उनके विद्यालय में आए थे, उन्होंने कैटल शब्द लिखने के लिए बोला, तो वो कैटल शब्द शुद्ध नहीं लिख पा रहे थे, तो उनके शिक्षक ने उन्हें संकेत से ब्लैक बोर्ड पे देखने के लिए प्रेरित किया कि उसमें नकल करके देख लो और उसे सही कर लो, क्योंकि इस तरह से विद्यालय निरीक्षक जो थे वो शिक्षक के ऊपर एक्शन लेते कि भाई आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिष्ठा पर आंच न आए, तो महात्मा गांधी को इशारा किया कि आप जरा ये बोर्ड पे देख लो, मैं लिख रहा हूँ, उसकी नकल कर लो। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। ये आप पढ़ चुके हैं पिछले संकेत में, पिछले पैराग्राफ में, ठीक है। तो अब उसके आगे का देखिए, जब गांधी जी ने नकल करने से मना कर दिया तो उसके आगे देखिए क्या हुआ। यद्यपि निरीक्षक महोदय से ध्यानम अन्यत्र आसीत्, ये संकेत है लास्ट आपका, यद्यपि से लेकर के धर्मार्थ, यद्यपि डैश 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 फिर धर्मार्थ, ठीक है। अब देखिए, यद्यपि निरीक्षक महोदय से ध्यानम अन्यत्र आसीत्, यद्यपि निरीक्षक महोदय का ध्यान अन्यत्र में दूसरी जगह था, यद्यपि निरीक्षक महोदय का ध्यान दूसरी जगह था, तथापि संधि है बच्चों, दीर्घ संधि, इसका विच्छेद होगा तथा प्लस अपि, ठीक है, समान स्वर है,
बड़ा और छोटा मिलकर के बड़ा हो जाता है, तो संधि दीर्घ संधि है। तो इसमें दो शब्द है, तथापि का मतलब फिर भी। मोहनदासा सम्मुखम अवलोकयन अपि, मोहनदास ने सम्मुखम अवलोकयन सामने देखने पर भी या देखते हुए भी, प्रत्यय है या शत्रु प्रत्यय। सम्मुखम अवलोकयन अपि, सामने देखते हुए भी, शिक्षक से अनुकरणम ना करो, शिक्षक का अनुकरण नहीं किया या शिक्षक की नकल नहीं की। ना क्रोध में भी ना प्लस अक्रोध, ये भी दीर्घ संधि है, ठीक है। फिर भी मोहनदास ने सामने देखते हुए भी शिक्षक की नकल नहीं की या शिक्षा का अनुकरण नहीं किया। यद्यपि निरीक्षक महोदय का ध्यान दूसरी जगह था, फिर भी मोहनदास ने सामने देखते हुए भी शिक्षक की नकल नहीं की या शिक्षक का अनुकरण नहीं किया। सहपाठिनाम उपहास भूमिनः भविष्यामि, सहपाठियों की हंसी का पात्र भविष्यामि मीन्स बनूंगा। सहपाठियों की हंसी का पात्र, उपहास भूमिनः हंसी का पात्र, सहपाठियों की हंसी का पात्र बनूंगा। और शिक्षक से कोप भाजनम भविष्यामि, और शिक्षक के क्रोध का कारण बनूंगा, ठीक है। सहपाठियों की हंसी का पात्र बनूंगा और शिक्षक के क्रोध का कारण बनूंगा। इत्यादि गांधीनः ना अचिंत्य, इत्यादि गांधी जी ने नहीं सोचा। ना अचिंत्यत में भी संधि है, ना प्लस अचिंत्यत। शब्दों का विच्छेद जरूर करें बच्चों, जब तक आप शब्दों का विच्छेद नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस शब्द में कौन कौन से और शब्द जुड़े हुए हैं। इसलिए हमेशा संधि विच्छेद करें, तब अर्थ आपको आसानी से समझ में आएगा। सहपाठियों के उपहास का पात्र बनूंगा और शिक्षक के क्रोध का कारण बनूंगा, इत्यादि गांधी ने नहीं सोचा। सह जानाति स्म, वह जानते थे। यद मीन्स की, वंचनामः सत्यस्य गोपनम कदापि भवितुम न अर्हति। वंचनामा ठगे जाते हुए या ठगे जाने पर, सत्य से गोपनम सत्य को छिपाना, कदापि भवितुम न अर्हति कभी भी अच्छा नहीं होता। ठगे जाते हुए या ठगे जाने पर सत्य को छिपाना कभी भी अच्छा न रहती, कभी भी अच्छा नहीं होता। कक्षानंतरम, यह भी संधि है, कक्षा प्लस अनंतरम, यानी कक्षा के पश्चात, कक्षा के बाद या कक्षा के पश्चात। गांधो शिक्षकः तस्मै अक्रुध्यत, शिक्षक गांधी पर क्रोधित हुए या नाराज हुए। कक्षा के बाद शिक्षक गांधी पर क्रोधित हुए, परंतु गंभीरे अंतरात्मनेन स्वसंकल्पम स्मारम, परंतु गंभीरता में, अंतरात्मनेन स्वकंपल, अपने अंदर अपने संकल्प को, या अपनी आत्मा में या अपने अंदर, स्वसंकल्पम अपने संकल्प को, स्मारम याद करके, नवाम द्युतिम नई कांति, द्युति मीन्स कांति, कांति यानी चमक, नई कांति और नए सामर्थ्य को, अधिगतवान मीन्स उन्होंने प्राप्त किया। कक्षा के पश्चात शिक्षक गांधी पर क्रोधित हुए, परंतु गंभीरता में अपने अंदर या अपनी आत्मा में अपने संकल्प को याद करके नई कांति, नए और नए सामर्थ्य को प्राप्त किया, अधिगतवान प्राप्त किया। गांधीना ज्ञायते, गांधी जी जानते थे। नास्ति सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है या सत्य से श्रेष्ठ धर्म
नहीं है। गांधी जी जानते थे कि सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है या सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस एक बार और फिर से देख लीजिए बच्चों। यद्यपि निरीक्षक महोदय का ध्यान दूसरी जगह था, फिर भी मोहनदास ने सामने देखते हुए भी शिक्षक का अनुकरण नहीं किया। सहपाठियों के उपहास का पात्र बनूंगा और शिक्षक के क्रोध का कारण बनूंगा इत्यादि गांधी ने नहीं सोचा। वह जानते थे कि ठगे जाते हुए या ठगे जाने पर सत्य को छिपाना कभी भी अच्छा नहीं होता। कक्षा के पश्चात शिक्षक गांधी पर क्रोधित हुए, परंतु गंभीरता में अपने अंदर अपने संकल्प को याद करके नई कांति और नए सामर्थ्य को प्राप्त किया। गांधी जी जानते थे कि सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। तो बच्चों, अब आपका ये द्वितीय पाठ सत्यनिष्ठा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इस चैप्टर के शब्दार्थ लिखें जो आपकी बुक में दिए हैं। उसके बाद इस चैप्टर का अर्थ लिखें जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। Myself Rakesh Kumar, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आप फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे ध्वनि। ध्वनि में आगे है ध्वनि के अभिलक्षण, यानी ध्वनि के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 है ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता क्या है? किसी धरातल के दिए गए बिंदु पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले ध्वनि की मात्रा को इसकी प्रबलता कहते हैं। ध्वनि का मात्रक वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल पैमाने पर मापी जाती है, इसलिए इसका मात्रक डेसिबल भी होता है। तो अब है जल तरंग। ये तो ध्वनि की तीव्रता में हो गया, इसी में है जल तरंग। जल तरंग किसे कहते हैं? जल तरंग। जल तरंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसमें छोटी छोटी अलग अलग माप की कई कटोरियां लेते हैं। चीनी मिट्टी के बनी कटोरियां लेते हैं और इनमें से अलग अलग ऊंचाई तक पानी भी भर लेते हैं और एक छड़ के द्वारा सभी कटोरियों में धीरे धीरे ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। यानी उस छड़ से कटोरियों में पुश करते हैं, जिससे कोई ना कोई ध्वनि उत्पन्न होती है और सभी ध्वनियों का निरीक्षण करते हैं। तो किसी कटोरी में ज़्यादा पानी भरा होगा, किसी में कम भरा होगा, किसी में और कम भरा होगा। तो इस तरीके से सभी अलग अलग ऊंचाई की अलग अलग माप की कटोरियाँ हैं, तो सभी की ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं। और इन जल तरंग वाद्य यंत्रों का प्रयोग चीन में काफ़ी हद तक किया जाता है। तो इस तरीके से जल तरंग भी हो गया। अब 2 नंबर में है अगला नंबर आवृत्ति का तारत्व। 2 नंबर आवृत्ति का तारत्व। आवृत्ति का तारत्व। आवृत्ति के तारत्व में किसी उसमें आवृत्ति वाली ध्वनि, आवृत्ति किसी वस्तु का 1 सेकेंड में पूरे किए गए कंपनों को उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति ध्वनि को पतलापन अथवा तारत्व प्रदान करती है। तो पतलापन यानी तारत्व के बारे में देखना है। तो आगे फिर 2 नंबर में ध्वनि का तारत्व। ध्वनि का तारत्व क्या है? जैसे आवृत्ति किसको कहते हैं पहले तो जानने की जरूरत है।
तो आवृत्ति किसी वस्तु का एक सेकंड में या किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक, आवृत्ति ध्वनि को पतलापन या तारत्व प्रदान करती है। ठीक, तो आवृत्ति ध्वनि को पतलापन या तारत्व प्रदान करती है। अब जैसे इनमें से देखने की जरूरत है, शेर की दहाड़ में प्रबलता तो बहुत अधिक होती है, परंतु उसमें तारत्व कम होता है। इसी प्रकार से मच्छर के भिनभिनाने में या भिनभिनाहट में जो कान में आवाज आती है, तो मच्छर के भिनभिनाने की आवाज में प्रबलता कम होती है, परंतु उसका तारत्व तो अधिक होता है। तो इस प्रकार से तो तारत्व के बारे में आपने जान लिया, तारत्व क्या होता है, यानी आवृत्ति भी क्या होता है और तारत्व क्या होता है। अब आइए श्रव्य और अपश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे यानी हमारे कानों में, यानी मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को सुन सकता है। इससे अधिक वाली ध्वनियों को सुनना बहुत मुश्किल होता है। यानी तो श्रव्य तरंगे कौन सी हो गई, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो ध्वनियां होती हैं वो श्रव्य ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। अपश्रव्य ध्वनियां यानी जिनका 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनियां होती हैं वो अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये अपश्रव्य ध्वनियां हो गई, समझ गए? यानी 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम तरंगों वाली ध्वनियां अपश्रव्य तरंगे हो गई। जो बहुत तेजी से आवाज होती है, जिनकी तरंगे ज्यादा होती हैं, यानी 35-20,000 के ऊपर वाली जो ध्वनियां होती हैं वो सुनने के लिए बहुत ही कष्टदायी होती हैं और इनको पराश्रव्य ध्वनियां भी कहते हैं। जैसे 1 वर्ष की आयु का जो बच्चा होता है, उस बच्चे की सुनने की क्षमता यानी 35,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियां वो सुन सकता है जब वो 1 साल तक होता है। जब इससे ऊपर जाता है तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है और वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में भी उसकी क्षमता रह जाती है। इसी प्रकार से अपश्रव्य तरंगे जैसे कुत्ते में होता है, कुत्ते में अपश्रव्य तरंगे सुनने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। अगर वो कहीं पर लेटा है, जरा सा भी कुछ गड़बड़ करो तो उसे तुरंत सुनाई दे देता है। इसी तरीके से सर्प एहसास करता है उन ध्वनियों की, अपश्रव्य ध्वनियों की तरंगों का भी। अगर सर्प कहीं पर है, अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं, तब भी उसको कंपन के आधार पर वो पता लगा लेता है कि कोई आ रहा है या मेरा कोई शत्रु यहाँ मौजूद है। तो इस प्रकार से श्रव्य और अपश्रव्य तरंगे भी हो गए। श्रव्य तरंगों में अच्छा, ध्वनि के संचरण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता है? तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि संचरित नहीं होती है। जैसे निर्वात में जहाँ वायु न हो वहाँ पर ध्वनि नहीं चल सकती है। जैसे चंद्रमा में निर्वात है तो वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है या आपस में एक दूसरे से बात नहीं की जा सकती है। तो इससे ये भी पता चल गया हमको कि ध्वनि को संचरण करने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अब आगे ध्वनि का संचरण ठोसों में भी हो सकता है। तो ध्वनि तारों से संचरित होती है। तो इस प्रकार से आपका ये लगभग ध्वनि की चाल को अब आगे मैं बताऊंगा, ध्वनि और प्रतिध्वनि। तो ध्वनि की चाल, अब तक आपको यह मालूम हो चुका है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करती है। कंपित वायु से होकर ध्वनि को हम तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगता है। इसके लिए ध्वनि का वेग
ध्वनि का वेग, ये कितने वेग से जा रहे हैं, तो ध्वनि का वेग क्या होता है, v इक्वल्स टू n लैम्डा। ध्वनि का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है, जैसे अगर हम किसी रस्सी को एक खूंटी से इस तरीके से बांधें, पहले तो ये स्टील ऐसे रस्सी हो गई आपकी, इस रस्सी को अगर जरा सा भी हम पुश कर दें तो ये रस्सी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो है स्रप और गर्भ। नीचे वाले को कहते हैं गर्भ, ऊपर वाले को स्रप कहते हैं। और ये जो दूरी हो गई ये आपकी हो गई तरंग दैर्घ्य। तो वेग, ध्वनि का वेग जो होता है वो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, परंतु ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल 340 किलोमीटर 340 मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ध्वनि की विशेषताएं और ध्वनि शब्द तरंगे और अपशब्द तरंगे आपने इसमें पढ़ लिया। अब आगे नेक्स्ट क्लास में आपको प्रतिध्वनि पढ़नी होगी, तो इस क्लास में बस यहीं तक, आगे नेक्स्ट क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 7H में ये कंप्यूटर की क्लास है। आपका चैप्टर नंबर 2 ब्रीफ जनरेशन है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने इसमें सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ा, फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेकंड और थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है, जिसे हम लोग समय अंतराल कहते हैं, ये 1956 से लेकर के 1964 तक है। ठीक है, इस जनरेशन में जो कंप्यूटर में जो मेन घटक था वो क्या था, आपका ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर को जो है वो विलियम शॉकली ने बनाया था। किसने बनाया था इसको विलियम शॉकली ने और उसके पूरे ग्रुप ने डेवलप किया था। ट्रांजिस्टर के कारण आपका जो कंप्यूटर का जो आकार है वो छोटा हो गया था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो बहुत हीट कंज्यूम करते थे और वो हीट जनरेट भी बहुत करते थे। ठीक है, पर ट्रांजिस्टर जो है वो अपेक्षाकृत साइज में बहुत छोटे थे, वो थोड़ा सस्ते भी हो रहे थे, और दूसरी बात क्या थी कि वो हीट जो है वो कम एब्जॉर्ब कर रहे थे। उसके बाद अब आपका आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए क्या यूज कर रहे थे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप यूज हो रहा था। स्टोरेज के लिए, यानी कि अब आपका जो भी डेटा हमको स्टोर करना है सेकंड जनरेशन में, करीब करीब फ्लॉपी का यूज जो है वो शुरू हो गया था, और फ्लॉपी जो है वो डेटा स्टोरेज के लिए आपका प्रयोग होना शुरू हो गया था। इस जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो आपकी कौन सी, हम लोगों ने 3 लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज है वो आपकी सेकेंड जनरेशन में स्टार्ट हुई थी, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को हम लोग सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद अब इसके एग्जांपल्स आते हैं। एग्जांपल्स आपके IBM 1401। IBM का मतलब ये हो गया कि IBM एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंप्यूटर डेवलप की एक कंपनी थी, जो कि आपका ये उन्होंने एक कंप्यूटर की सीरीज जो है वो इस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में डेवलप करी थी। फिर आपका दूसरा कंप्यूटर था RCA 501 एक्सेट्रा। इसमें से आपके बहुत सारे कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में थे। तो ये बच्चों अब आपका हो गया कि सेकेंड जनरेशन की आपकी जो है वो इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा इसमें क्या था, ये अपेक्षाकृत जो है फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षाकृत ये आकार में छोटे होते थे,
सस्ते होते थे, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर भी जो है वो जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं होते थे। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर भी जो है वो आपका साइंटिफिक और रिसर्च के लिए ही यूज होते, अभी भी ये जनरल पर्पस के लिए यूज होना नहीं शुरू हुए थे। उसके बाद बच्चों अब आपका आता है ये थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो समय अंतराल था, जिसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, वो 1964 से आपका 1973 तक था। और इसमें जो मेन कंपोनेंट था वो आईसी है। आईसी का जो पूरा नाम है वो क्या है? आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है बहुत ही सूक्ष्म। तो ये क्या था आपका कि ये आपका जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही आईसी जो होती है वो बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर ही बनी होती है, पर ये एक सिलिकॉन बेस्ड आईसी होती है। एक टेक्निक होती है जिसमें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं वो आईसी में आपके रूप में कन्वर्ट किए जाते हैं, और वो बहुत छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं। अगर वो आईसी आपकी एक ब्लैक कलर की इस तरह से आयताकार में होती है जिसमें बहुत सारी पिन्स होती है, ठीक है, और वो आपके मदरबोर्ड में माउंटेड होती है, मदरबोर्ड में फिक्स करके लगाई जाती है। तो अगर आप ऐसे सिंपल अगर आप आईसी को देखेंगे और तोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, पर उसके अंदर पूरा जो सर्किटरी होती है, पूरी जो आपका कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर के थ्रू जो कंप्यूटर जब बनाए जा रहे थे तो उसकी सर्किट जो है वो बहुत बड़ा हो रहा था। तो आईसी से क्या हो रहा था, वो जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था वो एक छोटी सी आईसी में आ गया। तो सीधी सी बात ही, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सर्किट जब एक छोटी सी आईसी में आएगा तो साइज आपका यहाँ से ये हो गया। तो सीधी सी बात है कि इस जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में से ही आपका देखा जाए तो क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो थर्ड जनरेशन से ही आया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो आकार में बहुत छोटे होते थे। अब उसके बाद इनमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या यूज होता था? कीबोर्ड जो है वो एज अ इनपुट डिवाइस यूज हो रहा था, और मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस की तरह यूज हो रहा था। यानी कि कीबोर्ड के द्वारा हम लोग कोई डेटा दे सकते थे और मॉनिटर के द्वारा आपका स्क्रीन पर रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा था। लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, इस आपकी जो थर्ड जनरेशन से आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो डेवलप होना शुरू हुई थी। और सबसे इसमें जनरेशन कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? फोर्टॉन, जिसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। लोगो मीन्स हुआ लैंग्वेज ओरिएंटेड, ओके। उसके बाद फिर अब आपका है ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, लैंग्वेज ओरिएंटेड, जी फॉर ग्राफिक, ग्राफिक ओरिएंटेड। ये बच्चों के लिए आपकी एक लैंग्वेज डेवलप करी गई थी जिसमें हम लोग सिंपल स्क्वायर शेप, सर्कल शेप, ए बी, इस तरह के हम लोग सिंपल जो है वो छोटे बच्चों के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग के लिए की थी। बेसिक लैंग्वेज डेवलप करी गई थी। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। और आपका ये कोबोल लैंग्वेज डेवलप हुई थी। इस तरह से और भी लैंग्वेजेस थी आपकी। कोबोल जो है वो मेनली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से थी, यानी कि व्यापारिक अनुप्रयोगों के आधार पर थी। इसका फुल फॉर्म था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस तरह से आपकी ये लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप हुई थी। और थर्ड जनरेशन में जो आपके जो कंप्यूटर डेवलप हुए थे वो IBM 360, Apple I, ICL 1900 एक्सेट्रा, इस तरह से और बहुत सारे कंप्यूटर थे, ठीक है। अब आपका आता है कि इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। सबसे पहली इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही थी कि ये आकार में छोटे होते थे, ठीक है। आकार इनका कैसा था? ये आकार में छोटे थे। फिर उसके बाद ये क्या था, चूंकि अब वेट में भी ये हल्के थे, ठीक है, यानी कि उनको जो है वो हम लोग कैरी कर सकते थे, आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकते थे। और थर्ड जनरेशन से जो है वो आपके जो डेवलप हुए थे कंप्यूटर, वो आपके जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हो गए थे। यानी कि अब हम लोग सामान्य उपयोग में कंप्यूटर्स का यूज कर सकते थे, यानी कि ये सामान्य अनुप्रयोगों के कंप्यूटर थे, अनुप्रयोग के लिए, ठीक है। इनकी कॉस्ट जो है, यानी कि ये जो इनका जो मूल्य था या कॉस्ट जो थी वो पिछले 2 जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा जो है वो कम थी, ठीक है। ये अपेक्षा पर जो है वो सस्ते जो है वो कंप्यूटर होते थे। उसके अलावा इसका और क्या था कि ये जो आईसी जो है वो हीट जो है वो कम जनरेट करती थी, यानी कि इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट, इनका रख रखाव का खर्च जो है वो
काम आता था। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपकी 3rd जनरेशन कंप्यूटर हो गए। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव अ नाइस।